टेस्ट नंबर 5 करेंगे, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। टॉपिक आपके एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो सिविल सोसाइटी का, एनजीओ का कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नहीं पूछा हुआ, पर्टिकुलर एक सेक्शन ये पूछा है एम्पावरमेंट, ये ध्यान रखना है। ये ना उनका लेजिस्लेचर में प्रेजेंस के लिए करो। तो अगेन कौन सा थ्रेड पिक करना है क्वेश्चन का, वो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के फिर उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग ही करना है। स्टार्ट। देखो, तो सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन बताना था वुमेन के लेजिस्लेटिव में पार्टिसिपेशन पे, ठीक है। और दूसरा क्या था, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो पहला बताओगे आप, एडवोकेसी फॉर लीगल रिफॉर्म्स एंड रिजर्वेशन। तो पहला ये काम क्या करते हैं कि भाई लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स और रिजर्वेशन, उसके लिए एडवोकेसी करते हैं। तो फर्स्ट इज द एडवोकेसी। अब ये वो है आपकी जो टर्म्स है ना, जो आपको याद रखनी है। पहला एडवोकेसी, कोई भी सिविल सोसाइटी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्या करेगी, उसकी एडवोकेसी करेगी। तो इनके लिए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरा क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग, कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी। तीसरा एम्पावरमेंट, ठीक है। ये आप कहीं भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे पॉलिटिकल है तो बट पॉलिटिकल लगा देना, आगे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ऐसे बस। ये मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ। मोबिलाइजेशन, बस ये पैरामीटर याद रख लो। फिर जिस ग्रुप का है उनका डाल देना। जेंडर का जेंडर मोबिलाइजेशन, ट्रांसजेंडर का ट्रांसजेंडर मोबिलाइजेशन, ट्रांसजेंडर की कैपेसिटी बिल्डिंग, बस वो डाल देना, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी के जो भी टूल्स है वो कहीं पे भी लग जाएंगे। और दूसरा है नरेटिव बिल्डिंग, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। ये आप ऐसे वर्ड याद रख लो जो मैंने व्हाइट में हाईलाइट किया है। इस बस हो गया फ्रेमवर्क। सिविल सोसाइटी का ये काम होता है, एनजीओ एनजीओ सबका। उसके अलावा और भी है, ठीक है, लेकिन ये इनसे आपका आंसर बन जाएगा, फ्रेम हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, एडवोकेसी फॉर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड रिजर्वेशन। तो इसमें फिर अब आप एग्जांपल के थ्रू बताओगे किस सिविल सोसाइटी ने कैसे और किसके लिए एडवोकेसी की थी, लीगल उसके रिफॉर्म्स के लिए, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के लिए और रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा नेशनल अलायंस ऑफ वुमेन एंड, एक तो ये है और ये अलग है दूसरा, सेंटर फॉर सोशल सोशल, एक मिनट देखिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा शायद, रिसर्च, सॉरी, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। तो इन्होंने क्या किया था, लॉबिड फॉर वुमेन रिजर्वेशन बिल एंड स्टेट लेवल रिफॉर्म्स। तो जो क्वेश्चन को सीधा ये पूछा हुआ था कि, है ना, स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, तो उसके लिए इन्होंने लॉबी किया था। तो जो पे आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल डिबेट चल रहा है उस पे उस, और दूसरा क्या था, बिहार और उड़ीसा में जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% रिजर्वेशन है, उनके लिए भी इन्होंने किया था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल इन 50% रिजर्वेशन इन बिहार एंड उड़ीसा इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये एक हो गया। आप दूसरा आप देखो, पॉलिटिकल कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या करेंगे, ये ट्रेनिंग देंगे किस पे, लीडरशिप में विमेन को, पब्लिक स्पीकिंग पे, लीगल राइट्स पे एंड आपके गवर्नेंस टूल्स पे। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है किसने, एनजीओ लाइक द हंगर प्रोजेक्ट। एक दो और दे रखे मैंने, पर आपको यही करना था इसका फ्रेमवर्क। तो ये काम था इस एनजीओ ने किया है, उसका एग्जाम्पल आना चाहिए था। फिर लीगल एम्पावरमेंट एंड इलेक्टोरल सपोर्ट, ठीक है। तो शक्ति कैंपेन, मोर पार्टी टिकट्स फॉर द वुमेन। तो इन्होंने किस लिए किया शक्ति कैंपेन में, कि वुमेन को ज्यादा से ज्यादा पार्टी क्या करे, टिकट्स दे, इसके लिए आई थी शक्ति कैंपेन। फिर ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, ग्रास रूट पे विमेन को इकट्ठा करना, उनको मोबिलाइज करना, क्योंकि इसमें दोनों चीज पूछी हुई है, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए क्या होता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज महिला ग्राम सभा। तो वहां पे विमेन होंगी सारी, अपने इश्यूज लेके आएंगे, तो इससे क्या हो रहा है, मोबिलाइजेशन हो रहा है ग्रास रूट पे, महिला ग्राम सभा। फिर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी टूल्स। तो जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो वो क्या करती है एडीआर आपकी, पब्लिश करती है विमेन स्पेसिफिक डेटा, ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इट पब्लिश जेंडर स्पेसिफिक कैंडिडेट्स एंड एमएलए डेटा। तो क्या होता है, पार्टी के मैनिफेस्टो में ही रहता है कि विमेन को टिकट देंगे, और वो कहते हैं देखो आपने टिकट दी नहीं है, तो इट मेक्स देम अकाउंटेबल, ठीक है। तो ये अकाउंटेबल और मॉनिटरिंग करता है एडीआर। नेक्स्ट, मीडिया एंड नरेटिव बिल्डिंग, ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में। चाहे आप कुछ हो ना हो, लेकिन नरेटिव तगड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है। होना भी अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है अधिकतर, कई आपने देखे होंगे पर्सनैलिटीज, जो आपको लगता है यार इतना तो कुछ काम ही नहीं किया, इतना पर फेमस इतना ज्यादा हो गया, वो कैसे होता है, उसके पीछे नैरेटिव बहुत तगड़ा बिल्ड किया होता है।
और 10-5 साल तो निकाल ही देगा नैरेटिव नैरेटिव में। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसके चलो अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है अच्छे काम भी हाईलाइट नहीं होते हैं, पर उसको हाईलाइट करना भी जरूरी है, क्योंकि अब जो टाइम चेंज हो रहा है सोशल मीडिया का आ रहा है, तो उसमें अधिकतर अगर वैसे अब चेंज करना है तो चाहे विमेन हो, चाहे आप ये हमेशा यूज कर सकते हो वनरेबल सेक्शन हो, तो उनके लिए आपको अगर अच्छी सक्सेस स्टोरी तो डिस्प्ले करो ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। ठीक है, अब देखो इसमें नरेटिव बिल्डिंग में क्या होगा, एनजीओ लाइक खबर लहरिया दे हाईलाइटेड द वुमेन्स लीडरशिप स्टोरीज टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। जब ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज आती है विमेन लीडरशिप की, तो ये स्टीरियोटाइप ब्रेक होता है कि विमेन लीड नहीं कर सकती या कुछ भी हो, और बाकी विमेन को मोटिवेट करेगा वो। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है नैरेटिव बिल्डिंग, आप ये बड़ी यूज करना नैरेटिव बिल्डिंग। ठीक है, इट इंक्रीज द सोशल एक्सेप्टेंस। और कई जो कंजर्वेटिव सोसाइटी होते हैं उनमें क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस भी लेके आता है, नहीं यार वहां पे उन्होंने अच्छा किया था विमेन ने, तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग वाला पॉइंट सीधा हिट करेगा एग्जामिनर को। ठीक है ना, इसको डालना है। फिर उसके बाद आप बताओगे कुछ, अगर केस स्टडी है मैंने दे रखी है बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम इंडिया, वो दे सकते हो लास्ट में। फिर चैलेंज भी अभी इतना परफेक्ट तो है नहीं सिचुएशन, तो पेपर 2 में आप चैलेंज लिखोगे 2-3 और फिर कैसे उनको वे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, मैंने कुछ कमीशन के रिकमेंडेशन दे रखे हैं, वो आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसे करना था इसको, पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको आपको ध्यान रखना है किन किन बात पे, एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्पावरमेंट, मोबिलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड याद रख लिया आपने तो आप कोई भी आंसर सीएसओ का हैंडल कर लोगे। प्लस में एग्जामिनर को कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि आपने कीवर्ड्स लिखे हैं पेपर 2 के गवर्नेंस सोशल जस्टिस वाले। तीसरा ये एग्जांपल्स याद करने एक दो एनजीओ में, तो वीमेन रिलेटेड कुछ भी आए तो इनको कोट करके आप कर देना कि उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया होगा वीमेन के ऊपर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment. हम काफी देखो कितना रिलेटेबल क्वेश्चन है, हम सुनते रहते हैं ना आपस में, ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट कर रही है, तो उसी से क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो भी आपने ट्रस्ट के बारे में सोचा है, देखो कल मैं उनका सुन रहा था इंटरव्यू, वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे है ना, अब तो नहीं रहे वो, लगी वैसे पोजीशन पे नहीं रहे वैसे, तो उनका एक इंटरव्यू आया था, तो वो ये कह रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस कर रहे थे वो, तो वो कह रहे थे कि एक जो मैकेनाइजेशन हो रहा है ना, मतलब पढ़ाई का, उसमें कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी को की डेथ हो रही है। तो आप ये समझो, आप ठीक है, हमें ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम होता है और हमें बहुत रिसर्च की बात भी नहीं करनी होती वहां पे, ना ही हम रिसर्च कर सकते कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ऑप्शन है अपना सब कुछ, हमें होना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत मैकेनिकल, लेकिन कहीं कहीं उस मैकेनिकल में जो हम फ्रेमवर्क हमारा चल रहा है उसमें कहीं कहीं तुम इमोशनल और क्यूरियोसिटी का डोज डालो, तो वो कॉपी आपकी अलग होगी। ठीक है, अभी ट्रस्ट वाला क्वेश्चन है, सब वही लिखेंगे बेसिक बातें जो है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा, वो जरूर डालना और उसको हाईलाइट करना अपने आंसर में। तो हर क्वेश्चन में एक हाई लेवल पे जाने के लिए इस टाइम आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि सभी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सभी वो फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपको अगर अपनी कॉपी डिफरेंशिएट करनी है तो वो चलने दो फ्रेमवर्क, उसको तो मैं नहीं कर रहा हूं, तो मिनिमम है ही, एक आंसर तो एड्रेस करना ही है। पर जहां भी लगता है कुछ आप उसमें आप एक नया क्रिएटिविटी का एंगल डाल सकते हो या कोई पर्सनल टच दे सकते हो, ह्यूमन टच दे सकते हो, तो उसको जरूर करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो आ सकता है अगर आप ट्राई करोगे तो, कहीं ना कहीं आपने देखा हो सच्ची में ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम किया हो या आपसे रिलेटेबल हो या कोई केस स्टडी हो, तो वो जरूर डालना। ठीक है, करो। तो ये एक प्रैक्टिस करनी है। देखो माइंड की ये कैपेसिटी होती है, जैसे आप उसको दिमाग में कहोगे ना मेरे को चीज डालनी है उसमें करना है, तो कर लेगा आपके लिए काम। तो उसको गाइड करो कि मेरे को एक कुछ ना कुछ सोचना है स्टार्ट, है ना, कैसे ट्रस्ट डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बना सकती है। तो पहला तो ये होगा, इट फिल्स द गवर्नेंस गैप, कहाँ पे, जहाँ पे स्टेट की कैपेसिटी लो है उन एरियाज में। ठीक है, रिमोट एरिया में, अंडर सर्व्ड एरियाज में, और वनरेबल कम्युनिटीज में। ठीक है, जैसे बता रखे, अरविंद आई केयर चैरिटेबल ट्रस्ट हैज परफॉर्म्ड 5 मिलियन फ्री आई सर्जरीज, इस तरीके से। ठीक है, तो फिलिंग द गवर्नेंस गैप। दूसरा, प्रमोटिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ट्रस्ट के काफी मॉडल स्कूल्स होते हैं। ठीक है, मॉडल स्कूल्स विद लो कॉस्ट एंड हाई आउटकम। देन हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन में बात करें तो अक्षय पात्रा का एग्जांपल दे सकते हो आप, कि अक्षय पात्रा है सर्व 3 बिलियन मिड डे मील्स, है ना, तो 3 बिलियन मिड डे मील सर्व कर चुके हैं वो इतनी। देन सोशल एम्पावरमेंट और राइट बेस्ड डेवलपमेंट, तो अलग अलग जो वनरेबल सेक्शन है, जैसे इसने दीपाल्या ट्रस्ट का एग्जांपल दे रखा है, वर्क फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रंस राइट। इसके अलावा मैंने एक दो एग्जांपल और दे रखे हैं, जैसे स्नेहाला ट्रस्ट है, इट वर्क्स फॉर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एचआईवी पॉजिटिव वुमेन थ्रू हेल्थ स्किल ट्रेनिंग एंड लीगल सपोर्ट। तो सोशल एम्पावरमेंट और राइट बेस्ड डेवलपमेंट, तो
जो वनरेबल सेक्शन उनके राइट के एनफोर्समेंट के लिए काम करते हैं ये ट्रस्ट। देन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में काम करते हैं और क्लाइमेट जस्टिस में, ठीक है। तो राजस्थान में एक है बेयरफुट कॉलेज ट्रस्ट, इट ट्रेन्स विमेन इन द सोलर इंजीनियरिंग, तो विमेन को सोलर इंजीनियरिंग में ट्रेन करते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए, ठीक है। लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट में अगर बात करें तो भारती फाउंडेशन की एक पार्ट है सत्य भारती अभियान, ठीक है, सत्य भारती अभियान, इट सपोर्ट सैनिटेशन वर्कर इन द रूरल एरियाज। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कैसे कैसे लाइवलीहुड में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरमेंट में, गवर्नेंस गैप को फिल करने में हेल्प करते हैं ट्रस्ट। और अगर एक दो एग्जांपल है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 एग्जांपल आप इसको बताओ, पॉइंट्स बताओ कि कैसे इंक्लूसिव बनाएगी। फिर कुछ इशू है ना, तो रेगुलेटरी बर्डन है अंडर एफसीआरए एंड इनकम टैक्स लॉज हिंडर ऑपरेशंस। दूसरा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन सम चैरिटेबल ट्रस्ट रेजिस सस्पिशन। भाई कईयों में लगता है ना कि पैसा घुमाया जा रहा है इस तरीके से, तो सस्पिशन का आ जाता है वहां पे, ठीक है। अर्बन सेंट्रिक है, डिपेंडेंस ऑन कॉर्पोरेट और फॉरेन डोनर्स मेक सम एक्टिविटीज अनसस्टेनेबल। तो कई बार ये होता है जो डोनर होता है उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करते हैं तो फिर वो कई बार जो आपकी एक्टिविटीज होती है दे बिकम अनसस्टेनेबल। इस तरीके से आप इनका दे सकते हो। फिर क्या वे फॉरवर्ड करना चाहिए, रेगुलेटरी रिफॉर्म हो, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट पार्टनरशिप हो, मॉनिटरिंग हो प्रॉपर, इस तरीके से आप 2-3 रिफॉर्म बताओगे। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि डायमेंशन देखो आप, सिविल सोसाइटी इन्होंने ट्रस्ट का उठा लिया जो, तो कुछ हालांकि ट्रस्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो ऐसे उठाया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Discuss the role of Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by multinational corporations in India. Refer to the recent decisions. 10 marks, 150 words, 7 minutes. देखो भाई, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस अंडर कंपटीशन एक्ट, तो सेक्शन 4 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 ये क्या कहता है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या क्या आएगा इसमें, इंपोजिंग अनफेयर प्राइस कंडीशंस, ठीक है, प्राइस और कंडीशंस, लिमिटिंग प्रोडक्शन और टेक्निकल डेवलपमेंट, डिनाइंग मार्केट एक्सेस, लेवरेजिंग डोमिनेंस इन वन मार्केट टू एंटर अनदर। ये डोमिनेंट पोजीशन का जो मिसयूज करते हैं वो डिफाइन किया है सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है इन कंटिन्यूइंग दिस अब्यूज बाय एमएनसीज? पहले तो पॉलिसी एडवाइजरी एंड फंक्शन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइड करती है कि ऐसी पॉलिसी बनाओ कि सबको फेयर वो मिले, राइट मिले कंपटीशन का, ठीक है, तो पॉलिसी एडवाइजरी फंक्शन टू द गवर्नमेंट। देन सेक्टोरल मार्केट असेसमेंट, अलग अलग मार्केट में डीप रिसर्च करके असेस करती है कि क्या एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो सकती है जिसको रोका जाए, तो वो असेसमेंट करना, जैसे ई कॉमर्स के लिए इन्होंने काफी रिसर्च की थी, ठीक है। सेकंड, थर्ड इज द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एनहांसमेंट, ये अपनी कैपेसिटी खुद बड़ा इंप्रूव करती है ताकि प्रॉपर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को चेक कर सके। प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को अगर किसी ने अनफेयरली प्राइस राइज को कर रखा है तो उसको रोकना। इट्स इन सेफगार्डिंग कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस, द सीसीआई हैव पेनलाइज्ड, इवन पेनल्टी लगाई सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स फाउंड गिल्टी ऑफ कार्टेलाइजेशन व्हिच लीड टू आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड प्राइसेस, तो उस केस में कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना। देन मीडिएशन एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है, जहां पे अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है वहां मीडिएशन करना, डिस्प्यूट को सेटल करवाना। फिर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, जैसे कि टू टैकल द कोई ग्लोबल इशू है, अलग अलग एमएनसी इन्वॉल्व है तो उसमें क्या कोलैबोरेट करेंगी, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, ठीक है, तो जो भी कंज्यूमर्स हैं या जो बिजनेस में हाउसेज हैं उनको अवेयर करना कि देखो ये प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। एडवोकेसी करना, किसकी एडवोकेसी करेगी, फेयर प्रैक्टिसेस की, है ना, तो उनके बारे में अवेयरनेस और एडवोकेसी करना। इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव एंड क्वासी जुडिशियल रोल, द सीसीआई इन्वेस्टिगेट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस थ्रू इट्स डायरेक्टर जनरल, इशू पेनल्टीज एंड ऑर्डर मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस। फिर ये कुछ रिसेंट जो डिसीजन थे, गूगल अब्यूज इन द एंड्रॉइड इकोसिस्टम जो आया था, अमेजन और फ्लिपकार्ट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एलिगेशन, कुछ कंपनीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो जो रिसेंट इनमें से एक दो आप एग्जांपल कोट कर सकते थे कैसे उन्होंने फेयर प्रैक्टिस को प्रमोट किया है। फिर चैलेंज क्या है, डिजिटल मार्केट की अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कोई कोई क्लोज निकाल देता है फिर वो चेंज हो जाता है फटाफट। फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट है सीसीआई के पास, एनफोर्समेंट डिले है, और लास्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल लॉबिंग। एक पर्टिकुलर एमएनसी का उन्होंने अगर रोका भी तो ग्लोबल प्रेशर आता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री से, तो ये इसका भी इशू आता है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल लॉबिंग। करना क्या चाहिए, डिजिटल कैपेसिटी को बढ़ाए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए,
ठीक है, और फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर द इमर्जिंग सेक्टर, ये आपको इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। ये इस क्या कर चुके हैं, अच्छा ठीक है। शेयर करो आप, सिक्स सेवंथ करो प्रेशर ग्रुप का। प्रेशर ग्रुप प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ बिजनेस एसोसिएशन कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक पॉलिसीज। प्रेशर ग्रुप का रोल बताना है पब्लिक पॉलिसी। ओके, चलो देखो, प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट बेस्ड, है ना, कलेक्टिव्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी विदाउट डायरेक्टली सीकिंग पॉलिटिकल पावर। इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बिजनेस वाला को पूछा होता है रोल ऑफ बिजनेस एसोसिएशन इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, तो पहला तो पॉलिसी एडवोकेसी करेंगे अपने, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन। दिस ग्रुप आर्टिकुलेट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज टू मिनिस्ट्री। इंडस्ट्री के जो भी कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको एडवोकेट करना, उसको आर्टिकुलेट करना रेगुलेटरी बॉडीज का, पार्लियामेंट्री कमिटीज का। जैसे सीआईए गेव फॉर्मल रिकमेंडेशन ड्यूरिंग द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। नेक्स्ट, एक्सपर्ट कंसल्टेशन एंड टेक्निकल इनपुट। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कराता है एक्सपर्ट जो कंसल्टेशन है, जैसे कि फिक्की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे इन्फ्लुएंस बजट कंसल्टेशंस। सीआईए नैस्कॉम एडवाइस डिजिटल इंडिया पॉलिसी, तो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। देन ब्रिजेस द पब्लिक प्राइवेट डायलॉग, गवर्नमेंट के और बीच प्राइवेट के में जो डायलॉग होना, जो उसको गैप को ब्रिज करते हैं, जो भी प्राइवेट के कंसर्न है, ओपिनियन है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, एज एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग थ्रू समिट्स, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप। पार्टिसिपेटिंग इन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, तो जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म आते हैं, कुछ कैप लगानी है, उन सब के ऊपर से जीएसटी रोल आउट हुआ था, इन सब में एसोचैम और फिक्की ने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था। टैक्स रिफॉर्म्स लेके आने थे, तो जो भी रेगुलेटरी पॉलिसी लेके आती है गवर्नमेंट, उसमें करना। देन इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, तो जो पॉलिसी का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क बनता है उसमें इनपुट देते हैं। ठीक है, बिजनेस एसोसिएशन हेल्प ड्राफ्ट फ्रेमवर्क लाइक मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम। सीआईए टास्क फोर्स और मैन्युफैक्चरिंग पुश फॉर रैशनलाइजिंग लेबर कोड्स, तो इन्होंने खुद अपनी एक टास्क फोर्स बना दी जो गवर्नमेंट को फिर इनपुट देगी। सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी, जैसे नास अलग हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे नास्कॉम हेल्प करेगा आईटी पॉलिसी में, ठीक है, फिक्की करेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, सीआईए करेगा स्किल डेवलपमेंट ईज ऑफ डूइंग में, सियाम करता है ऑटो इंडस्ट्री में। ठीक है, सियाम सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एडवाइज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एंड भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स। तो इनमें से दो तीन एग्जांपल याद कर लें। एसोचैम करेगा बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर। फिर चैलेंज क्या है, एलीट कैप्चर एंड अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो जो बाकी एमएसएमई है या बाकी ह्यूमन लेड बिजनेस है उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम होता है, कुछ बिग हाउस ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ओपेक लॉबिंग प्रैक्टिस, क्या लॉबी में किया है, किसके लिए, वो क्लियर है ही नहीं, इसीलिए आगे रिफॉर्म्स बताएंगे इनके लिए लॉ आना चाहिए। ठीक है, क्या सजेशन दिए, किसके बेनिफिट में किए, वो सब ओपेक रहता है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कुछ बिजनेस हाउसेस क्या पता अपने उसके लिए कर ले प्रॉफिट, बाकी लार्जर जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है या रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको एड्रेस ना करें। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिकॉज वेयर बिजनेस इंटरेस्ट डोमिनेट ओवर द पब्लिक वेलफेयर, ये भी हो सकता है बिजनेस इंटरेस्ट डोमिनेट। अर्बन सेंट्रिक पॉलिसी बायस, मेजॉरिटी ऑफ पॉलिसी इनपुट आर अर्बन एंड मेट्रो सेंट्रिक ओवरलुकिंग रीजनल डिस्पैरिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स। अब करना क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, जितने भी स्टेक होल्डर है सबसे कंसल्ट करो रादर देन फ्यू। देन एंश्योर लॉबिंग ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए एक्ट आएगा। ब्रिंग इन अ लॉबिंग रेगुलेशन बिल, ये याद रखना है आपको यार, ठीक है, लॉबिंग रेगुलेशन बिल आना चाहिए अकिन टू द यूएस लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट टू ट्रैक कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस की क्या उन्होंने, ठीक है। एनहेंस पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रास रूट इंटरप्राइज, अलग अलग जो इंटरप्राइजेज है, रूरल इंडस्ट्री बॉडी, वीमेन लेड बिजनेस एसोसिएशन, कोऑपरेटिव्स, इन सबको भी अलाउ करो पार्टिसिपेशन इनका भी। नेक्स्ट, promote evidence based policy making, encourage business group to share data driven analysis and third party verified impact study, तो जो भी वो सजेस्ट कर रहे हैं उनको बोलो डेटा से वेरीफाई करो और थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई करेगी यहाँ भी सही डेटा है कि नहीं है, और सही में उसका वो इन्फ्लुएंस पड़ेगा नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिव्यू मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनलाइज पोस्ट पॉलिसी रिव्यू कमेटी विद एनजीओ एकेडमिक एंड सिटीजन रिप्रेजेंट टू चेक द बिजनेस ग्रुप ओवर रीच, फिर बाद में जो भी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुई है उसको पोस्ट चेक भी हो। एक और था लो, ठीक है, बस ये याद रख लेना, लॉबिंग रेगुलेशन बिल, ठीक है, ये लेके आना है। एक ट्रांसपेरेंसी के लिए और दिख रहा है कोई लो, ठीक है, ये रहा, इंडिया लैक्स लॉबिंग डिस्क्लोजर लो ना, ये प्रॉब्लम थी, वहां पे हम लेके आए लॉबिंग
डिस्क्लोजर बिल लेके आना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करो। What are the methods used by the farmers organization to influence the policy maker in India and how effective are these methods? 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। बिजनेस का कर लिया था हमने, बिजनेस हाउस, अब ये फार्मर्स का करेंगे। क्वेश्चन 9 था ना, देखो ये मेजर मेथड यूज बाय फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं। पहला तो एक हमने देखा जो मास प्रोटेस्ट अभी चल रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट, एक तो प्रोटेस्ट हो गया, मास प्रोटेस्ट एंड रैलीज, ऑर्गेनाइजिंग लार्ज स्केल एजिटेशन, मार्चेस, डेमोन्स्ट्रेशन टू हाईलाइट पॉलिसी निग्लेक्ट। जैसे 2020-21 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द फार्म लॉज, ठीक है, उससे इफेक्टिवनेस ही बतानी है। तो इट लेड टू द रिपील ऑफ ऑल 3 लॉज इन नवंबर 2021 आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ सस्टेन्ड प्रोटेस्ट। फिर क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव एडवोकेसी एंड मेमोरेंडम सबमिशन। तो स्टेट लेवल पे डिफरेंट ग्रुप्स है ना, प्रोक्योरमेंट के लिए, एमएसपी के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट एंगेजमेंट विद एमपीज, एमएलए, स्टैंडिंग कमेटी एंड स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज थ्रू मेमोरेंडा और प्री बजट प्रपोजल। जैसे आप देखो, शेतकरी संगठन सबमिट्स इनपुट ऑन एमएसपी एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू स्टेट बॉडीज, इन्फ्लुएंस स्टेट स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट्स एंड बोनस पॉलिसीज। क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो वहां भी ध्यान लगाना था आपको, ठीक है, स्टेट पॉलिसीज को भी इंपैक्ट करते हैं। जुडिशियल इंटरवेंशन एंड पीआईएल, ठीक है, तो जुडिशरी का यूज करते हैं अपने राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए कई बार। यूजिंग जुडिशरी टू चैलेंज अनफेवरेबल पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट की हो तो, या फिर डिमांड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स। पीआईएल ऑन शुगर केन प्राइसिंग, क्रॉप इंश्योरेंस, डिलेज बाय फार्मर यूनियंस इन यूपी एंड कर्नाटका। इसमें मिक्स रिजल्ट रहा इफेक्टिवनेस की अगर बात करें, बट कोर्ट्स हैव इशूड टाइमली डायरेक्शन फॉर टू एंश्योर एमएसपी एंड क्रॉप लॉस कंपनसेशन। फिर कोलिशन बिल्डिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज, अलाइंग विद द सिंपैथेटिक पॉलिटिकल पार्टी और बिकमिंग द इलेक्टोरल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो देखो एआईकेएस और सीपीआईएम दे अलायंस ड्यूरिंग द महाराष्ट्र एंड पंजाब इलेक्शन, फार्मर लीडर कंटेस्टेड एज इंडिपेंडेंट्स, पॉलिटिकल अलायंस होते हैं। मीडिया कैंपेन एंड सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन, ये अलग अलग तरीके कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये देखना अपने। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ प्रिंट, डिजिटल एंड सोशल प्लेटफॉर्म टू शेप द पब्लिक ओपिनियन, जैसे हैशटैग नो फार्मर नो फूड। देन यूज ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड फेडरेशन एज एडवोकेसी प्लेटफॉर्म, तो जो बाकी कोऑपरेटिव्स हैं, एफपीओज हैं, अमूल है, इनको लेवरेज करते हैं। Then engagement through policy consultation and committee, participation in the drafting committee, expert panels, state or agriculture task force। जैसे आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मर यूनियन कहाँ पे थी, एमएस स्वामीनाथन कमीशन में। देन इफेक्टिवनेस का क्या है कि जब आप रिकमेंड दे रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस पड़ेगा पॉलिसी का, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑल्दो इम्प्लीमेंटेशन रिमेन वीक। फिर ये कुछ अलग अलग आप एग्जांपल मैंने दे रखे हैं जो पार्टिसिपेट किया वो देख सकते हो। अब देखो इसके चैलेंजेस क्या है। ये जो रिफॉर्म्स होते हैं या जो एडवोकेसी होती है क्या, फ्रेगमेंटेड है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनलिज्म। ओवर 200 प्लस फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन विद वेरिड आइडियोलॉजी एंड प्रायोरिटीज। दूसरा क्या है, कोऑप्शन और पॉलिटिसाइजेशन। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी से कोलैबोरेट कर लेते हैं तो इनके ऊपर ये क्या कहते हैं, भाई पॉलिटिकल पार्टी का फेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फार्मर्स का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये ब्लेम आ जाता है। लिमिटेड एंगेजमेंट विद टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। और दूसरा क्या है इसमें कि ये जो मोस्टली आप देखोगे प्रोटेस्ट है या एडवोकेसी किसके लिए है, प्राइस राइज एमएसपी कर दो, हमारा सब्सिडी दे दो, इनके लिए है। जो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर में कॉन्सिक्वेंस है या लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बात कम नहीं करते हैं। तो ये देखो मोस्ट मूवमेंट्स फोकस ऑन द प्राइस बेस्ड डिमांड्स एंड नो लॉन्ग टर्म इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, इरिगेशन इनोवेशन, डिजिटल एसेस, इनके ऊपर तो कोई बात होती नहीं है, तो लॉन्ग टर्म मिस कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे। लो रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल लेवल पॉलिसी प्लेटफॉर्म। Despite their large presence, many farmer groups are underrepresented in policy making। जैसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, तो गवर्नमेंट की कमीशन देखना उनमें बहुत कम ही होगा कि फार्मर ग्रुप प्रेजेंट कर रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंटेशन काफी कम है इनका। अर्बन रूरल डिस्कनेक्ट इन मीडिया नरेटिव्स। वैसे अब ये प्रोटेस्ट हुआ है तो ही फार्मर्स हाईलाइट हुए हैं, अदरवाइज जो और इशू रहते हो तो कोई मीडिया में आते ही नहीं फार्मर्स के, तो वो हाईलाइट नहीं होते इशू नरेटिव, ठीक है। अब करना क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज फार्मर कंसल्टेशन मैकेनिज्म, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करो प्रॉपर। स्ट्रेंथन फार्मर प्रोड्यूसर और एफपीओ को स्ट्रेंथन करो, एफपीओ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, काफी टाइम चल रहा है। देन यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द फीडबैक, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ग्रास रूट पॉलिसी लिटरेसी हो उनकी, ठीक है, एंश्योर रेगुलेटेड रेगुलर डायलॉग विद सिविल सोसाइटी, ये हमें रिफॉर्म करने के। टेस्ट 5 में इतना ही करते हैं, अगला टेस्ट और आज हमें करना था टेस्ट 6। टेस्ट 6 खोलो, उसके भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। टेस्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 करें पहले।
The doctrine of democratic governance make it necessary that public perception of integrity and commitment of civil servants become absolutely positive. Discuss. हो गया भाई? चलो देखो भाई, द डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तो पहले डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में देखेंगे. मेक इट नेसेसरी दैट पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बिकम एब्सोल्युटली पॉजिटिव. कमेंट डिस्कस. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी, जब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करते हैं, इंटीग्रिटी और ये कमिटमेंट दिखना ही चाहिए सिविल सर्वेंट में. उसके क्या फायदे होंगे कैसे देखते हैं. पहले देखो डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में आप बताओगे. पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात आ गई है तो उसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना, ब्यूरोक्रेट के कैसे ट्रांसपेरेंट वो सब होना, वो सब बातें आएंगी सारी. तो वो क्या एम्फेसाइज करेगी, रूल ऑफ लॉ हो, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन हो, ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको. अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एंड इफेक्टिव एंड एथिकल पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो. ये 4 पैरामीटर है. फिर कभी क्वेश्चन गुड गवर्नेंस पे आता है, कुछ आता है, तो आप लिखो नीड ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. इसको कोट कर सकते हो, उसमें ये 4 पैरामीटर है. ऐसे में भी कर सकते हो आप, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये डॉक्ट्रिन. ठीक है, अब इसमें देखो क्या होएगा, फिर उसके इंटीग्रिटी और कमिटमेंट होने से क्या होएगा कि ट्रस्ट बनेगा इन गवर्नमेंट मशीनरी में. इससे क्या होगा, अगर करप्ट दिखेंगे हमें, इंटीग्रिटी नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगी, अगर ऑफिसर्स करप्ट लगेंगे तो क्या होएगा, इट ब्रीडिंग सिनिसिज्म एंड अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी. तो फिर इसलिए जरूरी है इंटीग्रिटी और कमिटमेंट. देन न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस इन गवर्नेंस के लिए जरूरी है. अगर परसेप्शन ऑफ बायस अगर लगेगा गवर्नमेंट बायस है, तो उससे क्या होगा, डीलेजिटिमेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन. और जब इंस्टीट्यूशन की हम रिगार्ड नहीं करेंगे, डीलेजिटिमेटाइजेशन होगा, तो डेमोक्रेसी कहने की अंडरमाइन होगी. फिर पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, अगर ट्रस्ट बढ़ता है तो फिर डेमोक्रेटिक वाले को स्ट्रेंथन करेंगे. और कब होएगा, जब इंटीग्रिटी और कमिटमेंट होगी. फिर कंप्लायंस एंड लॉ एनफोर्समेंट, जब ऑफिसर इंटीग्रिटी होगी और कमिटमेंट होगा तो लॉ एनफोर्समेंट होगी, कंप्लायंस होगा लॉ का. करप्शन डेटरेंस, ठीक है, क्योंकि सब चीज प्रॉपर फॉलो होगी तो करप्शन भी कम होगा, करप्शन डेटरेंस. एंड देन पब्लिक इंटरेस्ट एंड सर्विस, वो भी सर्व होगा, पब्लिक की सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी और पब्लिक का इंटरेस्ट भी सर्व होगा. नेक्स्ट देखो, फिर इसमें कुछ चैलेंज है ना. करप्शन है एंड रेंट सिंकिंग बिहेवियर है, जैसे हमने देखा था आदर सोसाइटी वाला जो केस था. ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, जो सर्विस रूल्स है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, दे ऑफन एक्ट एज अ शील्ड. फिर कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है या ट्रांसफर कल्चर होता है, तो उससे भी ब्यूरोक्रेट्स का मॉरल डाउन हो जाता है, इंपैक्ट करता है. ठीक है, एंड लास्ट इज द इनएफिशिएंसी है, रेड टेपिज्म है ब्यूरोक्रेट्स की, वो सब निकल. फिर आगे आप कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं वो पेपर हो जाता है. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन. हैज द कार्डर बेस्ड सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बीन द cause of slow change in India critically examined. 12.5 मार्क्स, 15 मार्क्स इधर कर लो, 3 पेज 11 मिनट. देखो लास्ट क्वेश्चन, जो कार्डर बेस्ड सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड एंड अलॉटेड टू अ स्टेट और सेंटर कार्डर. प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर कैसे होती है, बाय सीनियोरिटी, टेन्योर एंड कार्डर रूल्स रादर देन परफॉर्मेंस मैट्रिसेस. डिजाइन टू एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन. इसलिए कार्डर बेस्ड सर्विस आई थी कॉलोनियल टाइम से. आप बता सकते हो आर्टिकल 309 टू 3011 स्टार्टिंग. फिर आप बताओगे कार्डर बेस्ड सिस्टम कैसे चेंज को स्लो डाउन कर रहा है आज की रियलिटीज को अगर देखें तो. सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है, मेरिट के बेस पे होता है, सीनियरिटी बेस पे होता है, तो इनोवेशन को, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इनको क्या करता है, लिमिट करता है. ठीक है, लिमिट्स द इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप. रेसिस्टेंस टू लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री बहुत कम है, ओनली 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल लेटरल एंट्री एंट्रेंस इंडक्टेड सिंस 2018. पोस्टिंग विदाउट डोमेन स्पेशलाइजेशन, है ना. frequent transfers and lack of specialization reduce efficiency in technical ministries. इंट्रा कार्डर एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, काफी ट्रांसफर हो जाते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल नॉलेज, की कोई अलग स्टेट का अलग एरिया में होता है तो लोकल नॉलेज का विजडम को यूटिलाइज नहीं हो पाता. पर इसके फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी है, क्यों जरूरी है, एक पैन इंडिया इंटीग्रेशन रहती है ना, कि आप साउथ का कोई एस्पिरेंट नॉर्थ में, नॉर्थ का ऑफिसर साउथ में, इस तरीके से पैन इंडिया इंटीग्रेशन. आईएएस आईपीएस पोस्टिंग अक्रॉस द स्टेट हेल्प
फोस्टर नेशनल यूनिटी स्पेशली इन डिस्टर्ब्ड और इंसर्जेंसी हिट रीजन्स। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, क्योंकि कंटिन्यूअसली वही चलता रहता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आए। कार्डर ऑफिसर्स ब्रिंग कंटिन्यूटी टू गवर्नेंस डिस्पाइट पॉलिटिकल चर्न। स्मूदर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, सेंसस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इक्विटेबल रिजर्वेशन, जिस हिसाब से एग्जाम होता है, सॉरी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, तो अफर्मेटिव एक्शन होता है, तो सारे सेक्शंस को मौका मिलता है सिलेक्ट होने का। चेक अगेंस्ट क्रोनिज्म, ये नहीं हो सकता फिर भाई इसको प्रमोट कर दिया उसको कर दिया, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रमोशन है तो वो एक ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू रिड्यूस आर्बिट्रीनेस स्पेशली इन द ट्रांसफर्स। फिर ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, रिफॉर्म्स जो कर सकते हैं। और लेटरल एंट्री एट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, ठीक है, मिशन कर्मयोगी, स्पैरो है और 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम है। इनके क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या इनका स्टेटस है, ये बता रहा था। फिर लास्ट में इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, डोमेन बेस्ड पोस्टिंग्स हो, एक्सपेंड लेटरल एंट्री एंड मर्ज विद द रेगुलर कार्डर, फिक्स टेन्योर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव हो यहाँ पे भी, ठीक है। क्रिएट इंडियन गवर्नेंस सर्विसेज, ARC2 ने सजेस्ट किया था कुछ डोमेन एक्सपर्ट्स को लाके, ठीक है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विद द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायरमेंट्स। देन स्ट्रेंथन मिशन कर्मयोगी, उसको और स्ट्रेंथन करो, इस तरीके से हमें काम। ये हो गया हमारा सोशल जस्टिस कंप्लीट। मंडे को करेंगे IR का टेस्ट 1।